तो आज हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का क्या नाम है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो ये चैप्टर आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन आज हम एक अलग अप्रोच के साथ एक ही दिन में इसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो बच्चों सुनो, इस चैप्टर में क्या है, इसको हम एक समस्या के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। वो समस्या मैंने आपको पहले भी बताई है, हो सकता है आपने सोल्व कर ली, लेकिन उसको सोल्व कैसे हुई उसको देखना। समस्या कई थी कि मैंने देखा था कि कुछ बकरियां थी, कुछ मुर्गियां थी, है ना। उनकी टांगों को अगर गिने तो टांगे कितनी थी? 80। कितनी टांगे थी? 80। और उनके सर कितने थे? 30। तो प्रश्न सवाल ये था, समस्या ये थी, उत्तर मत बताइए। समस्या ये थी कि बकरियां कितनी थी और मुर्गियां कितनी थी। कुछ बच्चों ने अच्छा प्रयास किया, एक दिन लगाया, सोल्व करके भी ले आए, लेकिन उसको सोल्व वास्तव में कैसे करते हैं, वो कैसे पता लगा, ठीक है। तो देखिए समस्या क्या थी, बकरियां और मुर्गियां। तो हमें नहीं पता बकरियां कितनी है, तो माना बकरियां की संख्या है कितनी? एक्स मान लीजिए, भले बकरियों को बी भी कह सकते हैं, उससे कोई जरूरी नहीं कि आप एक्स ही माने। तो बकरियों को आप क्या कह दीजिए? बी कह दीजिए, है ना। बकरियां मतलब बकरी फॉर बी, बी फॉर बकरी, ठीक है। चलो, और मुर्गियां कितनी है? एम। वो कितनी है नहीं पता, नाम दे दिया बस। एक बात तो ये कही, बकरियां हैं और मुर्गियां हैं, कितनी है यही तो पता लगाना है, बी कितनी और एम कितनी, ये पता लगाना है। समस्या क्या है ये पता लगना चाहिए अपने को, फिर उसका हल कर रहे हैं। फिर क्या दिया आपने को? कुल मिला के दोनों कितनी है? 30। तो बकरियां, इस बात को गणितीय रूप में लिखना, यही है आपका समीकरण बनाना, उसी से आपका ये प्रश्नावली चलेगी। समझ रहे हो? आपको जो हिंदी में बोल के बताएगा उसको गणितीय रूप में लिखना, सबसे पहला काम इस चैप्टर में यही है ना। चलो, लैंग्वेज को समीकरण बदलना। क्या कहा? बकरियां और मुर्गियां कुल मिला के कितनी है? 30। तो बकरी प्लस मुर्गी बराबर है किसके? 30 के। उस बात को मैंने गणित में लिख दिया, बकरियां और मुर्गियों की कुल संख्या बराबर है किसके? 30 के। बन गई समीकरण, एक समीकरण तो ये। दूसरी बात हमें क्या कही थी कि दोनों की टांगों को मिलाओ तो कितनी होती है? कुल 80 टांगे होती है ना। तो मिलाए तो आप सबको पता होना चाहिए बकरियों की टांगे कितनी होगी, बताओ। अरे बच्चों 80 कैसे बता सकते हो? आपको यही नहीं पता बकरियां कितनी है, तो उनकी कुल टांगे कितने पता लगाओगे? तो आपको ये तो पता है कि एक बकरी की टांगे कितनी होती है? 4। तो जितनी बकरियां उसका गुणा कर देंगे। एक बकरी है तो 4, 2 बकरी है तो 8, 3 बकरी है तो 12, तो 3 से गुणा तो कर रहे हो उसकी संख्या से। तो अभी अपने पास बकरियों की संख्या क्या है? बी। तो बकरियों की कुल टांगे कितनी हो जाएगी? 4 × बी। तो ये तो है बकरियां की टांगा, प्लस मुर्गियों की टांगे। एक मुर्गी कितनी टांग होती है? 3 टांगों वाली मुर्गी थोड़ी होती है, 2 ही होती है। हाँ, तो देखो मुर्गियों की संख्या कितनी? एम, है ना। उसमें 2 का गुणा करेंगे तो मुर्गियों की टांगे आ जाएगी, है ना। तो 2 × m, ये तो है बकरियों की टांगे, ये है मुर्गियों की टांगे। दोनों की टांगों को जोड़ूं तो कितने के बराबर होती है? 80। ये आपकी 2 समीकरण बन गई। ये है आपकी 2 चरों वाली रैखिक समीकरण। 2 चरों मतलब 2 अंग्रेजी के अक्षर दिखेंगे, 2 वेरिएबल्स दिखेंगे आपको, है ना। तो 2 चरों वाली रैखिक समीकरण, क्लियर है? हाँ। अब हमने को पता लगाना है कि इनमें से इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो अपने चैप्टर में अंडा सॉल्यूशन करवाते 4 मेथड दी मिले, कितना? 4, ठीक है। सुन लो, वो 4 मेथड कौन कौन से? पहला तो है ग्राफीय विधि से। कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं? यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ग्राफीय विधि से सारा सीखना है। मैं आज ही सीखेंगे क्या? समस्या हमारे सामने है, अभी भी हमने उत्तर नहीं निकाला है, उसके 4 तरीकों से निकाल सकते हैं। पहला ग्राफीय है, दूसरा आपका है प्रतिस्थापन। जो नए बच्चे हैं आवाज़ नहीं करें, चुपचाप बैठ जाएं। प्रतिस्थापन। तीसरा है आपका विलोपन, ये विधियार नाम है बेटा, कहीं है विधियार नाम है ना। और चौथी है आपका वज्र गुणन। ये चारों सीखेंगे आज, बस ये सीखते ही आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा पूरा, ये प्रश्नमाला, ठीक है। ये 4 तरीकों से हम इसको कर सकते हैं। तो पहला तरीका मैं आपको इजी बता देता हूँ कि इसका मान निकालना अपने को, ठीक है। बी और एम दोनों का मान निकालना है। तो 2 समीकरण है आपके पास, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। तो सीधा सा सरल, सबसे सरल तरीका जो है मेरे को लगता है वो है विलोपन वाला। क्या है? विलोपन वाला। विलोपन क्या है?
दोनों में से एक चर को खत्म कर दीजिए, उसका विलोप कर दीजिए। विलोप मतलब उसको खत्म करना, गायब करना। तो या तो बोले बी को गायब करिए या एम को गायब करिए, तो फिर एक ही चर बचेगा। देखो यहाँ पे अगर 3 होता तो मैं इसका पक्षांतर करता, उधर कितना हो जाता -3, 27, तो बी का उत्तर आ जाता। समझ रहे हो? बस तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक चर का विलोपन करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं। हाँ, तो विलोपन कैसे करते बच्चों? किसी भी एक चर को पहले तो ये डिसाइड करो खत्म किसको करना है। कने खत्म करा, बकरियां ने कि मुर्गियां ने? बकरियों को करें। तो इन दोनों के गुणांक बराबर होना चाहिए। ये तो 4 बी है, ये बी है, तो क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो आप इसमें क्या कर दीजिए, 4 का गुणा कर दीजिए। पूरी समीकरण में होगा वह, क्यों होगा? ताकि समीकरण के दोनों पक्ष बराबर रहे, है ना। तो हम समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, 4 का गुणा, और इसमें क्या कर रहे हैं, किसी का नहीं, एक का ही, ऐसी कैसी रख रहे हैं। ठीक है, तो इसी को मैं आगे लिख रहा हूँ, 4 का गुणा करके लिख रहा हूँ बच्चों। क्यों गुणा कर रहा हूँ? ताकि ये दोनों बराबर हो जाए, फिर घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इस समीकरण में 4 का गुणा करें, आ जाइए। क्या होगा, 4b प्लस 4m इज इक्वल टू 30 में 4 का नहीं करोगे, करो ना तो 120, 120। वेरी गुड। और इसको में तो कुछ नहीं करना है, वो क्यों ही है, एक का गुणा ही करेंगे। तो 4b प्लस 2m बराबर 80। अब हमारे पास क्या हो गया, ये जो समीकरण आई 3 और 4 है ना, समीकरण 1 और 2 से हमने 2 समीकरण नहीं बना ली। ठीक है बच्चों, क्यों बनाई है? क्योंकि हमें एक का विलोप करना है, एक चर ने खत्म करना है नहीं। अब बेटा देखो, अटे भी 4b है, अटे भी 4b है। तो कई बच्चे इस प्रश्नावली को पढ़ के पूछते हैं, सर प्रश्नावली अच्छी थी, समझ में भी आ गई, सरल भी थी, पर हमारे एक कन्फ्यूजन है कई कि घटावनों को नाण है, जोड़नों को नाण है। तो एक सीधा सा तरीका है कि घटाना कब है और जोड़ना कब है। जब चिन्ह समान हो तो आपको क्या करना है, घटाना है। जब चिन्ह समान हो तो घटाना है, क्योंकि विपरीत चिन्ह होंगे तो खत्म होगा। 12 2 जोड़ोगा तो 8 भी हो जाएगा, खत्म तो हुआ ही नहीं। खत्म हुआ क्या, नहीं हुआ। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाते कब है, जब जिनको खत्म करना उनके चिन्ह समान हो, 2 प्लस रहे 2 माइनस रहे, है ना। समान है उनको जोड़ेंगे तो बने रह जाएंगे। अब मोड़ा दो है जोड़ के भी जाएगा, 8 भी जाएगा, खत्म तो हुआ ही नहीं। अनिवार्य क्या करूँगा, घटाऊंगा। घटाने पर क्या होगा, हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा रहे, खाली लेना दो नहीं थोड़ी घटेगा। सुन रहे हो बच्चों, हाँ ना गया करो, सुन रहे हो। समीकरण 3 में से किसको घटा रहे हैं, प्लीज। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा रहे हैं, घटाएं तो क्या होगा, इसका चिन्ह क्या है, सबके चिन्ह बदलेंगे बच्चों। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 करने पर। ठीक है, तो चलो चौथी कौन है, माइनस, तो इसको कर रहे हैं तो इसके चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो यहाँ माइनस होता तो भी बदल जाता वहाँ, ये ध्यान रखना। चलो ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब करें 4b में से 4b गए, खत्म, 0, खत्म हो गया। वेरी गुड। 4m में से 2m गए तो कितने बचे, 2m बचे। इधर देखो 120 में से 80 गए तो 40 बचे, तो 2m बराबर कितना आया, 20। तो m बराबर कितना आया, 20। 2m इज इक्वल टू 40, 2m इज इक्वल टू 40, तो m कितना रह गया, 20। कैसे हुआ सर, पक्षांतरण किया, ये इसके साथ गुणे में उधर जाएगा तो भाग में। ठीक है, तो 40 में 2 का भाग दिया तो 20। तो मुर्गियाँ कितनी आई आपके, कुल कितनी थी मुर्गियाँ। एम एक आगे दूसरे का मान कैसे पता लगा लोगे, किसी भी समीकरण में रख दो, किसी भी समीकरण में रख दो, पक्षांतरण करके दूसरा का माना जाएगा। ठीक है, और सीधी से देसी तरीका क्या है, मुर्गियों और बकरियों की संख्या कितनी थी, 30, तो 20 मुर्गियाँ हैं तो बकरियाँ कितनी बची, 10 हो गया। ये तो केवल एक प्रेजेंटेशन, एक उदाहरण था केवल कि इस प्रश्नावली में किस टाइप के सवाल हैं। इसी टाइप के सवाल आप देखोगे, 5 पेंसिलें खरीदी, 6 रबड़ खरीदे, है ना, फिर 3 रबड़ 3 पेंसिल खरीदी, है ना, तो 1 पेंसिल का कितना था, रबड़ कितना, इसी टाइप के सवाल हैं। तो पहले तो इन सवालों का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उनका समीकरण बनाना। सबसे पहले तो जो बात अपने को कहेगा उसका क्या करना है, समीकरण बनाना। वो समीकरण बन जाए उसके बाद उनमें से, इन चारों विधियों में से किसी से भी अपन उसका हल कर सक रहे हैं। तो एक विधि तो अपने सीख लिए भी हाथ हाथ, कौन सी है, विलोपन। समझ में आई क्या, अभी इसको और सीखेंगे, मैं तो केवल अभी उदाहरण लिया हमने। ठीक है, तो हमने जो बात की थी कि मैंने रास्ते में बकरियां और मुर्गियां देखी, उनकी टांगें 80 थी, उनके सर 30 थे, वास्तव में कितनी मुर्गियां और कितनी बकरियां थी। तो उसका उत्तर है कि मुर्गियां तो थी 20 और बकरियां थी 10। बता दिया ना, उसका तरीका है सॉल्व करने का ये। ठीक है, लिखने का, बकरियों की संख्या हमें नहीं पता, b है, मुर्गियों की संख्या m है ना।
तो आपने जो कहा सर कि बकरियां और मुर्गियां मिला करके 30 है, तो हमने उसको गणितीय रूप में ऐसे लिखा। मैंने गणित में लिखो हिकड़ो है, आज एक काम तो हिकड़ो है, कोई भी अपन बोले उसको गणित में कैसे लिखते हैं, हिंदी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, उसको गणित में कैसे लिखना है। तो आपने जो बात मुंह से बोल के कही थी कि बकरियों और मुर्गियों कुल मिला करके कितनी संख्या है, 30 है, तो उसको लिख दिया बकरियां प्लस मुर्गियां कितनी है, 30। दूसरी बात आपने कही कि दोनों की टांगें मिलाकर 80 है, तो बकरियां टांगा तो होगा 4 इंटू बी, 4 इंटू बी का की दो 4, तो एक बकरी 4 टांगा हुए, और बकरियां जितनी भी होगा उतना गुणों करेंगे तो कुल बकरियां टांगा आ जाएगा। तो कुल बकरियों की टांगे, कुल मुर्गियों की टांगे, दोनों के जोड़ी कितनी टांगी हुई, 80 टांगे। तो 2 समीकरण बनी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, आणि प्रश्नावली में सबो पहला काम कई हिकड़ो है समीकरण बनाना। सुन रहे हो, लिख लो अपनी कॉपी में। ये आपके इन पक्षों से आप टिक करते जाएंगे, हाँ मैंने सीख लिया, तो फिर आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहला काम क्या सीखोगे आप, समीकरण बनाना। ठीक है, या गणितीय रूप में लिखना, दिए गए वाक्यों को क्या करना है, गणितीय रूप में लिखना, ये सीखना। सबसे पहला काम यही है, सबसे पहला काम क्या है, समीकरण बनाना या दिए गए वाक्य को गणितीय रूप में लिखना। क्लियर हुआ? चलो अब हम शुरुआत करते हैं आपकी पुस्तक से, और 1 बाय 1 हम लोग इस चैप्टर को क्लियर करेंगे इजी वे में। ठीक है, चलो तो आइए, तो आपने भी देख लिया 2 चरों वाली रैखिक समीकरण कैसी होती है। ठीक है, उसका जो मानक रूप है, इसका मानक रूप, मानक मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म जो सब जगह मानी जाती है, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण का मानक रूप कैसा होता है, सुनिए बेटा। इसका मानक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सुनो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। x और y दिखेगा, इधर संख्या बदलती रहेगी, x और y तो रहेगा, इधर संख्याएं बदलती, a b c क्या हो गए, गुणांक है। सुनना, इधर देखिए x a1 क्या है, x का गुणांक, a1 मतलब पहली समीकरण में x का गुणांक, b1 रो मतलब क्या है, पहली 1 रो मतलब पहली समीकरण में y रो गुणांक। ठीक है, c1 क्या है, अचर पद, पहली समीकरण में एक ऐसी संख्या होगी तो खुली मिलेगी आपको। ठीक है, कुछ नहीं मिले तो 0 है वो। ठीक है, तो 2 समीकरण साथ में होगी, रैखिक समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है ना, तो यहाँ पर हमेशा क्या होगी, 2 समीकरणें होंगी। ठीक है, तो दूसरी समीकरण में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्लियर हुआ? हाँ, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। a2 मतलब क्या है सर, दूसरी समीकरण में x रे लारे वाली संख्या है ना, अपनी भाषा में कहा तो दूसरी समीकरण में y रे लारे वाली संख्या। हर सवाल में बदलेगा या तो, है ना, हर सवाल में आपको x y दिखेंगे, लेकिन इनके साथ वाली संख्या बदलती जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? बस यही है। तो ये इसका मानक रूप है, लिख लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण इस प्रकार की है, रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप। सर उधर होगी तो अगर कोई संख्या ये सी वाली इधर है तो उसको पसंद करके इधर लेंगे, उधर 0 बनाना है। ठीक है, मानक रूप के लिए। चलो अब अपनी 3.1 पढ़नी है हमें। ठीक है, तो उसके लिए हमें सीखना है कि कोई भी समीकरण हो उसको ग्राफ पे कैसे बनाते हैं। एक समीकरण को पहले तो ये सीखना है कि एक समीकरण को ग्राफ पे कैसे लगाते हैं। समीकरण बनाना भी सीखेंगे और समीकरण को ग्राफ पे बनाना भी सीखेंगे। 3.1 के लिए आ जाओ, मानक रूप ध्यान में आ गया? बोलिए मेरे साथ, a1x प्लस, ठीक है एक साथ बोलिए, a2x, 2 समीकरणें होंगी। ठीक है, चलो आइए, तो हमें 3.1 अगले 15 मिनट में ख़त्म करनी है। उसके लिए हमें 2 काम सीखने हैं। क्या? एक तो समीकरण बनाना, और दूसरा काम जो हमें सीखना है वो है उसको ग्राफ बनाना। उसके लिए हाँ, उसका आलेखीय निरूपण, किताब में देखोगे तो कहेगा उसका आलेखीय निरूपण। ठीक है ना? चलो तो चले, मैं आपको सिखा देता हूँ ढंग से। चलिए, पेज नंबर 47 पर मेरे को दिखा उदाहरण अच्छा सा। पेज नंबर 47 पे उदाहरण नंबर 2 पढ़ रहा हूँ मैं, आप लोग केवल मेरी बात पे ध्यान लगाना।
मैं जो बोल रहा हूँ बच्चों, किताब में फटाफट खोल लीजिए, मेरी बात पर ध्यान लगाइए। रोमिला कोई लड़की है, एक दुकान पे गई, ठीक है। देखो जीवन की सामान्य समस्याएं हैं, पहेलियां हैं, उनको सोल्व करना है इस विधि से। तो रोमिला एक बच्ची है जो कहाँ गई, दुकान पे गई, और 9 रुपये में उसने 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे। कितनी छोटी सी बात है, उसने 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे, ठीक है। उसकी सहेली सोनाली ने भी रबड़ और पेंसिल खरीदी, सामान्य सी बात है। उसने क्या किया कि 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। तो इस स्थिति को एक तो बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। बीजगणितीय रूप में मतलब समीकरण बना दो, बीजगणितीय रूप का मतलब क्या है, समीकरण बनानी है, ये बीजगणितीय रूप। और फिर कहा इसने ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, दोनों काम करने है ना। चलो, बहुत सामान्य सी बात है, समस्या समझ में आ गई। अब क्या करना है, उसका हल करना। समस्या गई थी, छोटी सी बात है ना। बच्चियाँ तुम लोग भी जाते हो दुकान पर, जाती हो, चलो। अब आपने कहा, आप लोग दुकान पे गए, है ना, आपके पापा ने कहा ले बेटा पेंसिल रबड़ लिया, सर नहीं है नहीं था। दुकान पे गया, 2 पेंसिल रबड़ खरीदे, आपने कहा कितने पैसे हुए, उसने कहा 18 रुपये, आप देखिए आ गए। फिर आपके घर पे आके पूछा आपसे कि बता पेंसिल रखत रहा है रबड़ रखत रहा है, एक पेंसिल रखत रहा है एक रबड़ रखत रहा है, फिर कैसे बताओगे, है ना। 2 कंडीशन अलग अलग यहाँ पे दी है, 2 कंडीशन। तो थोड़ा सा दिमाग की बात और कुछ भी नहीं। देखना, अपने समूह पहला काम क्या करना, समीकरण बनाना, उसका बीजगणितीय निरूपण बीजगणित में व्यक्त करनी होनी है ना, करा। चलो, पहली समस्या तो यह थी बेटा कि रोमिला की दुकान पे कटेगी, उसने क्या किया, पेंसिल और, है ना। तो पेंसिलों की संख्या कितनी थी अपने को पता है क्या, पेंसिलों की संख्या पता है क्या, हाँ पता है, पेंसिलों की संख्या 2 दी है। पेंसिल का मूल्य नहीं पता ना, तो पेंसिल का मूल्य है अपने को नहीं पता, तो क्या लिख देंगे उसको, यही तो ज्ञात करना है, P। X भी लिख सकते हो, X भी लिख दो, अच्छा रहेगा, ठीक है। और रबर का मूल्य क्या है, रबर का मूल्य है Y, यही तो पता लगाना है। ये तो 2 गायब कर रखा उन्होंने, एक पेंसिल कतरा रिपेयरी है और एक रबर कतरा रिपेयर हो गायब है। इसको जो गायब है उसको एक क्या मान लिया, X, रबर का मूल्य गायब, उसको क्या मान लिया, ठीक है। अब कंडीशन क्या थी, वो बच्ची कितने रुपए लेके गई, 9 रुपये, ठीक है। उस बात को व्यक्त करना है। उसने क्या किया, 2 पेंसिल खरीदी और 3 रबर खरीदे। 2 पेंसिल का जो पैसा लगा और 3 रबर का जो पैसा लगा, दोनों को मिला के कितना खर्च हुआ उसका, 9 रुपये। यही तो समीकरण है। देखना इधर, उसने 9 रुपये दोनों हाथ में बांट लिए, है ना, 9 रुपये था कुल। तो अण में तो 2 हाथ पेंसिल रुपया, अण में 3 रबर रुपया, 2 यानी मलन कितना है 9, ठीक है। तो 2 पेंसिल का रुपये को अपन कैसे लिखेंगे, एक पेंसिल का कितना है X, एक पेंसिल का कितना X, तो 2 पेंसिल का कितना होगा 2X, समझ में आएगी। तो 2 पेंसिल के रुपया है 2X, है ना। और बताओ 3 पेंसिल के कितने हैं, 3Y, समझ में आ गई बात, बराबर 9, बन गए समीकरण। तो सबसे महत्वपूर्ण काम इस प्रश्नावली में समीकरण बनाना ही है, बाकी विधियाँ तो इतनी सरल है जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। समीकरण बनाना जिस बच्चे को आ गया, उस बच्चे को ये पूरी प्रश्नावली आ गई, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किसकी करनी है, समीकरण बनाने पर। सवाल पढ़ो, समीकरण लिखो, सही बन रही कि नहीं बन रही, गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। तो यही तो बात थी, 9 रुपये खर्च किए उसने 2 पेंसिल पर और 3 रबड़ पर। तो 2 पेंसिल के कितने रुपये लगा, 2X, क्योंकि एक पेंसिल का नहीं पता। मान लीजिए एक पेंसिल का 5 लगता, तो 2 पेंसिल का कितना लगता, 10, बता देते ना तुमने। तब किया क्या था, कैसे बताया, वो 2 का 5 से गुणा ही तो करके बताया था, बस। तो जो एक मूल्य नहीं पता उसको X मान लिया, 2X, है ना। 3 रबड़ का, 1 रबड़ का नहीं पता तो 3Y, 3 रबड़ का आ गया। तो दोनों का कुल पैसा कितना है, 9, है ना। चलो, ये समीकरण बन गई। एक ही कंडीशन दी आपको, सोल्व करने के लिए नहीं कहा, एक समीकरण ही बनाने को कहा उसने, है ना। एक दूसरी छोरी बातें भी क्यों है, दूसरी बच्ची के लिए भी कहा है, हाँ। एक कंडीशन ये बन गई आपके, एक दूसरी बच्ची कौन गई, सोनाली गई, ठीक। उसी दुकान पे गई, रेटा भी बीच चल रही, भाव भी बीच चल रहा है, उसी कंपनी की पेंसिल लगी है। तो पेंसिल का मूल्य तो कितना है X, और रबड़ का मूल्य कितना है Y। उसने कितने रुपए खर्च किए, 18, और कितना कितना लाई है, 4 पेंसिल और 6 रबड़। उसको कैसे लिखेंगे, 4X + 6Y, समझ में आ गया बेटा। 4X का मतलब है 4 रबर के पैसे,
6y का मतलब है 4x का मतलब है 4 पेंसिल के पैसे, 6y का मतलब है 6 रबर के पैसे। दोनों को मिला के कितने पैसे लगे? बराबर है 18। दोनों पैसों मिला करके कितने पैसे बराबर है? 18। समझ में आ गई बात? ये हुआ समीकरण बनाना। एक काम तो आपने सीख लिया, वो उदाहरण करेंगे तो पता चलेगा साथ साथ में सीखा कि नहीं सीखा। अभी तो आप गर्दन हिलाइए, मुझे भी अच्छा लगेगा। सीख लिया? चलो ठीक है, सब वक्त के साथ पता लगेगा। तो ये काम तो आपने सीख लिया, समीकरण बनाना आपको आ गया। अब दूसरा काम जो हमें सीखना है बच्चों, वो क्या है? आपको ग्राफ बनाना। सीखें? चलो इसी उदाहरण के माध्यम से आगे चलते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं? समीकरण क्या है आपके? 2x + 3y = 9। इस समीकरण को सर ग्राफ पे कैसे लिखाते हैं? इधर देखना, 2x + 3y = 9 समीकरण है। चलो तो ग्राफ पे इसको शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहला बच्चा आपको ग्राफ का पता होना चाहिए। ग्राफ क्या होता है? देखो ग्राफ क्या है, किसी भी वस्तु को स्थिति का पता लगाने के लिए हम ग्राफ का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्थिति जानने के लिए। तो ग्राफ ऐसे आपने रेखाएं देखी होंगी। इसको कहते हैं बच्चों एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष। इधर माइनस का एक्स, इधर माइनस का वाई, ठीक है। ये देख लीजिए, इसको ग्राफ दिख रहा है। जहाँ से दोनों अक्ष चालू हो रहे हैं, ये खड़ी लाइन तो क्या है? वाई अक्ष है। आड़ी लाइन क्या है? एक्स अक्ष है। जहाँ से दोनों अक्ष चालू हो रहे हैं, यहाँ से, उसको कहते हैं मूल बिंदु। दोनों की जड़ें यहाँ पर है, इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसके निर्देशांक होते हैं 0 0, एक्स पर भी 0 और वाई पर भी 0। इस रेखा को नंबर देते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 ऐसे। इसका भी ऐसे 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। इधर क्या होगा? माइनस का है तो -1 -2 -3। सेम इधर -1 -2 -3, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये है ग्राफ। आपके पास ग्राफ पेपर भी होंगे, आपकी किताब में फ़ोटोज़ भी हैं ग्राफ की। देखिए आपकी किताब में है ना फ़ोटोज़, हैं? ऐसा आप देख सकते हैं। जो यूट्यूब पे अगर कोई देखे तो इधर देखिए इसको, ऐसा, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे ये एक्स अक्ष है, इधर -x, इधर y अक्ष है, ठीक है। चलो ग्राफ अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो इधर देख लीजिए ग्राफ पर कैसे किसको क्या करते हैं, कोई बात नहीं। देखो इसको ग्राफ पर बेटा लगाते हैं बिंदु। बिंदु कैसे लगाते हैं? उसके निर्देशांक होते हैं, देखना। जैसे एक बिंदु है 1 और 2, 1 और 2। इसका मतलब ये है कि पहले आपको x अक्ष पे 1 चलना है और वहीं 1 चलने के बाद कितना चलना है? y अक्ष पर 2। ये तो होता है x का निर्देशांक और ये होता है y का निर्देशांक, ठीक है। x पर आपको कितना चलना है? 1 और y पर कितना चलना है? 2, ठीक है। इस बिंदु को लगाऊँ मैं, 1 और 2 एक निर्देशांक है, एक बिंदु की स्थिति बताने वाले अंक है। एक बिंदु की स्थिति को निर्देश करने वाले बताने वाले अंक हैं, इनको क्या कह रहे हैं? निर्देशांक। ये बिंदु कटे हटा देखा आप? चलो तो x पे कितना चलना है? 1। चलूँ मैं कहाँ रहा? किधर चलूँगा? इधर। माइनस होता तो मैं इधर चलता, x पर तो इधर ही चलेंगे, या तो इधर या इधर। तो x पे 1 कहाँ? यहाँ। अब यहाँ से मेरे को y पे चलना है, यहाँ से चलना है। कितना चलना है? 2। 1 और 2, ठीक है। चलो अब जैसे यहाँ कोई बिंदु है, इसके निर्देशांक कैसे पता लगाएंगे सर? यहाँ से सीधा सा लंब डालिए y अक्ष पर और यहाँ से सीधा लंब डालिए x अक्ष पर। कहाँ मिला? 4 और ये 3 पर। तो इसके निर्देशांक होंगे 3 और 4। x अक्ष वाला पहले लिखते हैं, ठीक है। ऐसा बिंदु लगाना, 2 बिंदुओं के दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे क्या बन जाएगी? रेखा बन जाएगी। ये 2 बिंदु निकला ना, इनको मिलाऊंगा क्या बन जाएगी? तो किसी भी समीकरण पे अपने को क्या निकालना है? बिंदु निकालना है। उनको बिंदुओं को ग्राफ पे लगाना है और उस ग्राफ पे लगाने से क्या बनेगी? रेखाएं बनेगी। क्लियर है क्या? तो पहली प्रश्नावली में हमें केवल यही करना है कि एक समीकरण को ग्राफ पे लगाते कैसे हैं, एक समीकरण को ग्राफ पे कैसे बनाते हैं, ठीक है। फिर उसका कहाँ यूज़ है? वो 3.2 में कि ग्राफी विधि से समीकरण का हल कैसे करते हैं। अभी अपने को समीकरण हल नहीं करना है, केवल एक समीकरण को ग्राफ पर बताना है। समझ पा रहे हो? खाली एक समीकरण ने कटे बतानी है, ग्राफ पे होता है। सीखें? तैयार हो आप लोग? चलो तो बच्चों इधर देखना, इस ग्राफ को मैं नहीं मिटा रहा क्योंकि इसको बनाना बड़ा महंगा पड़ता है, चौक बड़े महंगे हैं ना। हाँ तो इसको नहीं मिटाऊंगा मैं। ये ग्राफ है, दिख रहा है सबको? चलो अपने पास समस्या क्या है मालूम कि भूल गए? कई समस्या है? अरे 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 फिर ऐसे ही पढ़ोगे बच्चों जैसे। इस समीकरण को अपने को ग्राफ पे बताना है, दर्शाना है। समस्या कही वो तो ध्यान रखो यार, समस्या नहीं ध्यान है तो फिर हल की करेंगे आप।
समस्या कही है आणि समीकरण ने अपने ग्राफ पे बतानी, ठीक है। तो ग्राफ पे बताने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बिंदु। तो इस समीकरण सबसे पहले क्या निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे। निकालें क्या, चलो बिंदु ऐसे निकालते देख लो आप लोग, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू। मैं एक्स की वैल्यू कुछ लूँगा तो वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है। चलो तो देखना इस समीकरण से, मैं सबसे पहले एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ 0। कितनी ले रहा हूँ, तो ये पूरा कोई भी जाएगा 0, 2 का 0 से गुणा करूँ 0, ठीक है बेटा। और y के साथ 3 गुणे में उधर जाएगा भाग में, 9 में 3 का भाग देंगे 3 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ रही, 3, ठीक है। आप रख के देख लेना, मैं इसको आपको और फटाफट करके बता रहा हूँ कैसे किया मैंने। x का मान अगर मैं 0 मान रहा हूँ, 0 रखा मैंने, तो ये तो हो जाएगा 0, तब पक्षांतर करने से y का मान कितना आएगा, 3, ठीक है। चलो अब y अब और भी आप पता लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 1 रखूँगा x का मान, तो क्या हो जाएगा 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2, तो 7 बच जाएंगे, 7/3। उस बिंदु लगाने में दिक्कत होगी, तो कोशिश ये करिए बिंदु कैसा आवे, पूरा आवे, कैसा आवे, पूरा, तो आप बिंदु लगा सके, ठीक है। 7/2 को आपको लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी, है ना। वैसे 3.5 लगा भी सकते हैं, ठीक है। चलो तो हुआ है तो भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, पर मैं आपको पूरा बिंदु लेना सिखा रहा हूँ। अगर मैं y 0 लेता हूँ, x का मान लेने पर y का मान आ जाएगा, x रो मान मानवा पे y रो मान आ जाएगा, और y रो मान मानवा पे x रो मान आ जाएगा। एक तो आपने देख लिया। अब y का मान अगर मैं 0 मानता हूँ तो भी क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, 9/2 उत्तर आएगा, तो वो भी ठीक नहीं लग रहा। तो आप क्या मान सकते हैं, 3 मान, 3 मानो, 1 मानो। तो इधर देखो y का मान अगर मैं 1 मान रहा हूँ तो एक मैं निकाल के बता देता हूँ तो तुम्हें हवा लगेगी। इधर देखना, मुझे लग रहा है थोड़ा सा समस्या है आपको। y बराबर में 1 लेने पर, y बराबर ले तो इस समीकरण में 2x + 3, y तो कितना हो गया 1, 9, 2x 3 एक कम 3, प्लस का 3 मैं उधर भेज रहा हूँ, क्योंकि उधर क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी मेरे को। तो इधर 9 - 3 कितना आया, 6, तो 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना आएगा, 3 आ गया। तो y बराबर 1 लेने पर, y का मान 1 लेने पर x कितना आ गया, ऐसे अपन बिंदु निकाल सकते हैं। ये पहला काम है, और इससे आपका पूरी प्रश्नावली 3.1 ईजी वे में हो रही है। तो समस्या 3.1 को ख़त्म करने में नहीं है, समस्या एक इसको सीखने में है। आप लोग क्या करते हैं, होमवर्क फटाफट ख़त्म करना, पासबुक से फटाफट लिख लेना, ये मेरा तो होमवर्क हो गया, मज़ा आ गया। कोई मायने नहीं रखता। आपको ये आता है क्या, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये मेरे को आ गया क्या मैं एक समीकरण बनाना सीख गई हूँ, क्या उस समीकरण को मैं ग्राफ पे बताना सीख गई हूँ, ये दिमाग लगाना है अपने को, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। और जिस दिन ये हो गया, फिर कोई सी परीक्षा ले लो, चाहे फर्स्ट टेस्ट लो, चाहे चौथा टेस्ट लो, 8वां टेस्ट लो, बोले बोर्ड के 10वां बोर्ड एग्जाम लो, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। अभी भी मैं इसको छोड़ के निकल रहा हूँ। ये बिंदु मैंने कैसे निकाले, हवा लगी क्या सबको, हाँ सबको आ गया, नहीं आया तो बच्चों पूछ लेना, शर्म मत करना, ठीक है। हाँ फिर भी ज़्यादा ही शर्म आ रही हो तो अपने दोस्त से पूछ लेना, अपने मित्र जो पास में बैठे हैं मेरे जाने के बाद, पर सीख लेना, ठीक है। चलो ये बिंदु निकाले हैं, इन बिंदुओं को क्या लगाना है, ग्राफ पे लगाना है। पहला बिंदु ये रहा और दूसरा बिंदु ये रहा, ठीक है। बिंदु को ग्राफ पे कैसे लगाते हैं देख लो। पहला बिंदु का निर्देशांक क्या है, 0 और 3। पहले बिंदु का निर्देशांक देख लो क्या है, 0 और 3। तो x पे कितना चलना है, 0, चलना ही नहीं है, और y पे कितना चलना है, 3। तो यहाँ से मैं चल रहा हूँ, x पे कितना चलना है, 0, चलना ही नहीं यही, और y पे कितना चलना है, 3। तो यहीं से चलो y पर 1 2 3, ये बिंदु, पहला बिंदु लग गया, पहला बिंदु लगा दिया, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। दूसरा बिंदु लगाए, दूसरा बिंदु रखे निर्देशांक के 3 और 1, तो x अक्ष पे कितना 3, y अक्ष पे कितना है नहीं, चलो लगाओ। तो x पे 3 चलूँ, 3 किधर है, इधर नहीं है, इधर भी तो है, माइनस का है, अच्छा इधर चलूँ, 1 2 3, अब कितना चलना है, किधर चलूँ, के नीचे, ऊपर क्यों, प्लस का इसलिए, चलो तो यहाँ से मेरे को ये चलना है, ठीक है। पचा આપણે क्या करना, ये 2 बिंदु हो जानी, पचा આપણે लेनी किताब देना बेटा, चल इधर स्केल लेना, स्केल क्या लोगे, स्केल नहीं यूँ रखनी है नहीं, ये 2 बिंदु ही देखा आपने, पचा उन्हें लगे नहीं हूँ मलई कार नहीं, समझ रहे हो, ऐसे ये रेखा हो गई, इसको आगे बढ़ देना।
ये आप रही है 3.1 पूरा। अब प्रश्नावली एक आध सवाल मैं करा देता हूँ, है ना। और मज़े से इनको करना। जो बच्चा जितना यानी पूरी प्रश्नावली में 3.5 या 3.6 ऐसा की है नहीं। जितना भी सवाल है वरना आप वाँचो, वनारी समीकरण बनाओ। सब शानदार काम की समीकरण बनाना। जनी बच्चा ने समीकरण बना तो वो प्रश्नावली में 9 नंबर ले आएगा। वो इसमें से 9 में से 9 नंबर ले आएगा, इसकी गारंटी। ठीक है, चलो तो सुनो। हमारे पास 3.1 को करने के लिए कितनी समस्याएं थी? 2। पहली क्या थी? समीकरण बनाना, सीख लिया। दूसरी समस्या थी सीख लिया। अभी दूध का पानी और पानी का दूध होगा, अभी देखते हैं, सवाल करते हैं अभी। चलो, एक तुम बोलोगे, मैं करूँगा। प्रश्नावली 3.1 खोलो, 3.1 का सवाल ही करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अभी 3.1 का सवाल ही करेंगे हम अभी, और अगला एक सवाल करके इसको ख़त्म करते हैं। प्रश्नावली 3.1 खोली बच्चों? खोल ली? आ जाओ, क्या है इसमें? हाँ बच्चों सुनना। अड़ी प्रश्नावली में खाली दिमलिया 3 सवाल, और तीना में अपना क्या करना? समीकरण लिखनी है। आना जो समस्या दी रखी है उन्हें समीकरण लिखनी वंडी, और वंडो ग्राफ बनाना। कौन सा बताऊँ? बताओ कौन सा जानना है आपको? तीनों में से? तीनों में से एक बता देता हूँ। फर्स्ट इस बताऊँ? चलो फर्स्ट बता देता हूँ। फर्स्ट क्या है? मान लीजिए आपके पापा ही आपसे कह रहे हैं। इसमें क्या है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, बाप बेटी की बातें हैं, पिता पुत्री की बातें हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है क्या कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक, एक बार पूरा पढ़ते हैं। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है सर, ठीक है पापा। छोरी कह रही है ठीक है पापा। क्या मनोरंजक है? थान पूछ रहे किताब और मजो हीरो में भणवा में, बताओ ना। हाँ, मैं नहीं पूछ रहा, किताब वाला पूछ रहा, लिखा हुआ है, देख लो तुम। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में बताना है। बीजगणितीय मतलब समझी रहा बेटा? समीकरण बनावनी, और ज्यामितीय मतलब ग्राफ बनाना। परीक्षा में ऐसा सवाल शब्द आएगा, चौकों तो नहीं कि था तो ग्राफ क्यों नोटे ज्यामिति लिखी, मुझे मन खबर ही नहीं पड़ी, ऐसा तो नहीं है। चलो, तो मैं सवाल को फटाफट इसको दोनों काम करते हैं हम। एक तो समीकरण बनाएंगे और एक इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, कोशिश करना सीख जाओ, क्योंकि इसके बाद ये दोनों सवाल आपको करने हैं, है ना। ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, और ये आपकी 3.1 खत्म होने जा रही है। आ जाओ। आफताब मतलब ये आफताब लिखा मैंने, ये आफताब और उसकी डॉटर। आफताब ने अपनी बेटी को कहा कि 7 साल पहला थारी उम्र, हमारी उम्र जो है नहीं, थारी उम्र ही 7 गुना है थी, क्यों ना, यही था। आफताब ने कहा कि 7 साल पहले बच्चे मेरी उम्र तेरी उम्र की 7 गुना थी, और 3 साल बाद मेरी उम्र तेरी उम्र की खाली 3 गुना रह जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या बनानी? समीकरण। तो हमें क्या नहीं पता? उसकी हमारे दोनों की वर्तमान आयु नहीं पता। वर्तमान आयु पता हो तो 7 साल पहले की आयु पता लगाए, और 3 साल बाद की आयु पता लगाए। पता लग रहा है? अगर आपको आज की उम्र पता है तो 5 साल पहले कितनी थी ये भी बता सकते हो, और 10 साल बाद कितनी होगी ये भी बता सकते हो। लेकिन सबसे पहले क्या बताना चाहिए? वर्तमान आयु, है ना। तो माना हम लोग मान रहे, इसमें मानना पड़ता है। क्या माना? कि आफताब की वर्तमान आयु है x और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु है y। दो ही अलग अलग है। तो पहली समीकरण बनाने के लिए 2 स्थितियाँ दी हमें, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति। पहली स्थिति में कहिए 7 साल पहले की स्थिति, तो 7 साल पहले इसकी आयु कितनी होगी? x - 7। अरे बच्चों, होगी कि नहीं होगी? 7 साल पहले इसके पिताजी की x आयु, अभी x आयु है, तो 7 साल पहले कितनी होगी? 7 माइनस कर दो। और इसकी बेटी की भी जो अभी जो आयु है 7 साल पहले कितनी होगी? y - 7 कर दो। ये तो ये केवल 7 साल पहले की आयु। 3 साल बाद री आयु, आज री आयु यारी 3 साल बाद री आयु क्या होगा? 3 जो, ये तो हमने तीनों 2 स्थितियाँ लगाई है। अब इन पहली स्थिति में समीकरण बना रहे, बनाए। पहली बात में इन बच्चों इन्होंने कहा था, कहीं क्यों पापा, कि हमारी जो 7 साल पहले आयु थी, हमारी जो 7 साल पहले आयु थी, समझी ना, या खंडी आफताब री 7 साल पहले री आयु, ये आयु आफताब की 7 साल पहले की आयु है।
ठीक है। आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है? x। आफ्ताब की 7 साल पहले की आयु में क्या है? 7 साल घटा दिए, ये आफ्ताब की 7 साल पहले की आयु है, और इसकी बच्ची की 7 साल पहले की आयु क्या है? y माइनस। ये अलग अलग है अभी तो, लेकिन इसमें इसने संबंध बताया इसके पिता ने कि 7 साल पहले अपने आयु में कई संबंध हो कि हमारी आयु जो है थारी 7 गुणा थी, मतलब थारी आयु में 7 रो गुणों करूं तो हमारा बराबर वेती थी। समझे इस बात को? मेरी आयु तेरी आयु की 7 गुना थी, मतलब तेरी आयु मेरे से कम थी, सीधी सी बात है। ये तो दिमाग की बात है, पिता की आयु बेटी से ज़्यादा ही होती है। कौन सी बेटी पिता से पहले जन्मती है? जन्मती है क्या? नहीं जन्मती। तो वैसे उसने सवाल में भी ऐसे ही कहा है। तो यही कहा उसने कि 7 साल पहले मेरी आयु तेरी आयु की 7 गुना थी, तेरी आयु में 7 का गुणा करेंगे तो मेरे बराबर आती थी, अतिरिक्त कम थी। समझे क्या? तो पहली समीकरण बन गई है। इसको थोड़ा सा सोल्व करके पक्षांतर करना है, बस कर देता हूँ मैं, ठीक है, कर देता हूँ। चलो, ये तो x - 7 बराबर है, अंदर गुणा करो 7y - 49, इधर ले आओ x, 7 का y इधर आएगा तो -7y, -7 है उधर आएगा, ये माइनस का 49 इधर आएगा तो प्लस का 49, प्लस का 49 माइनस का 7 कितना रहेगा? माइनस का 42 बराबर 0। यस, 42 को उधर लीजिए, ये तो मानक रूप में लगा दिया मैंने, ये तो इसको मानक रूप में लगा दिया, 42 को उधर भी रख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये समीकरण कितनी बन गई? 1 बन गई ना? बन गई। बस समीकरण दूसरी बना लूँ, ये रही इससे। इसमें भी क्या कहा? दूसरी समीकरण यहाँ बना रहा हूँ। दूसरी समीकरण क्या है कि 3 साल बाद आफ्ताब की आयु ये रही x + 3 है बच्चों, और 3 साल बाद उसकी पुत्री की आयु y + 3। इन दोनों में क्या संबंध है कि 3 साल बाद मेरी आयु के और तेरी आयु में क्या संबंध है कि तेरी आयु में मैं 3 का गुणा करूं उसके बराबर थी, लिखा हुआ है ना, देखो है ना। तो इसकी आयु में 3 का गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगी। बस इसको जमा लेते हैं, x + 3 बराबर 3y + 9। कोई बच्चे बटा भी बोल रहे, कटा बटा रोट है। x - 3y समझ में आ रहा है? पक्षांतर किया, सब चीज़ों को इधर जमा रहा हूँ, बराबर 6। ये आपका हो गई 2। इसमें आप 42 को उधर भी रख सकते हो, है ना, ठीक है बच्चों, माइनस का 42। ये समीकरण 1 और समीकरण 2। ये है आपका क्या, ये समस्या जो दी थी इसको अपने क्या बना दिया? बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है। ग्राफ बनाना बना लोगे या बताऊं? बना लोगे ना? कोई भारी काम है? नहीं। और पूछना है तो पूछो, 3.1 में नहीं है, नहीं तो 3.1 को छोड़ देते हैं। उतार लिया? हाँ बच्चों, उतारा इसको? उतारने की ज़रूरत है तो उतार लीजिए। और आपको लग रहा है कि समीकरण और बताओ तो बता देता हूँ, 3.1। वैसे हम वो लोग और आगे चल रहे हैं, समीकरण बनाना थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। ये आपकी हो जाती है 3.1। अब दूसरा काम हमें सीखना है, सुनो, दूसरा काम जो हमें सीखना है वो ये है कि 2 समीकरणों को ग्राफ पे बनाना। इस समीकरण को और इस समीकरण को ग्राफ पर बनाएंगे तो 2 लाइनें बनेगी, एक इधर बन गई, एक इधर बन गई, ठीक है, समझ लीजिए। वो दोनों लाइनें जहाँ काटती हैं, जैसे एक लाइन ये बनती है ये वाली, और एक लाइन बनती है ये वाली, ये दोनों लाइनें जहाँ काटती है वहाँ से y को मिलाओ और वहाँ से x को मिलाओ। तो y पे मान लीजिए 2 पे मिला तो y बराबर तो क्या हो गया? 2 उत्तर, और x पे 1 पे मिला तो x बराबर क्या हो गया? 1। ऐसे सोल्व करते हैं इसको, बड़ा सरल काम है, समझ में आ गई बात? देखो, पहली समीकरण के बिंदु निकाल के इसको ग्राफ पे बनाओगे एक लाइन आएगी, आ जाएगी। दूसरी समीकरण को बिंदु निकाल के ग्राफ पे बनाओगे दूसरी लाइन आ जाएगी। वो दोनों लाइनें जहाँ काटती है उस बिंदु के निर्देशांक ही हमारे x का उत्तर और y का उत्तर होगा, ठीक है। यही आपकी क्या है? 3.2 है। 3.1 में तो केवल ग्राफ बनाना, उस ग्राफ से समीकरण का उत्तर निकालना 3.2 है, ठीक है ना। ये आपकी 3.2। चलो 3.2 पे चलेंगे, ठीक है। ये हम 1 में कर लेते हैं। प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 में क्या है? ए बच्चों,
इधर देखो 3.2 में क्या है, ग्राफी विधि से हल, समझ रहे हो, ग्राफी विधि से हल है। अब अपने को क्या करना है, दो समीकरण हमारे पास होंगी, दोनों के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। तो कितनी लाइनें आएंगी, 2 लाइनें आएंगी। 2 लाइनें जहाँ पर काटेगी वो कटान बिंदु का जो निर्देशांक होगा x और y, वही हमारा x का उत्तर और y का उत्तर होगा। इतना सा काम है। क्लियर है? एक सवाल करके देखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, आइए किताब से एक सवाल कर लेते हैं। किताब से एक सवाल कर लेते हैं। जैसे आपका उदाहरण नंबर 4 है, पेज नंबर 52 पर। उदाहरण नंबर 4 है, दिख रहा है? चलो, ग्राफीय विधि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है असंगत है। इतना सा बताया। चलो, x + 3y 13.2, क्या सीखना है इसमें, ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, समीकरण बोलेगा कोई, x + 3y